एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम सब किरण प्रकाश की पढ़ रहे हैं। और किरण प्रकाश की में आपका इसके पहले वाले लेक्चर में कांच के गुट के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा पार्शिव विस्थापन हो चुका है। आज के इस लेक्चर में हम सब अब आगे कंटिन्यू करेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आपको अपवर्तन दो तरीके के पृष्ठों द्वारा पढ़ना है, एक समतल पृष्ठों के द्वारा और एक गोलीय पृष्ठों के द्वारा ना। समतल पृष्ठों के द्वारा जैसे आपने अभी तक पढ़ा ना कि समतल पृष्ठ से यहाँ से प्रकाश आया दूसरे माध्यम के, ये सब तो ये आपका पृष्ठ समतल है। तो प्रिज्म भी आपको, प्रिज्म क्लास 10 पढ़े हो तो प्रिज्म के बारे में बताना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको पता है ना, प्रिज्म एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। समान पारदर्शी का मतलब आप प्रकाश इसमें एक पार से दूसरे पार जा सकता है, और समान का मतलब हर जगह इसके अंदर स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है, कणों का विन्यास एक जैसा होता है। और ये क्या होता है, दो पृष्ठों से घिरा होता है। जो दोनों पृष्ठों के बीच कोण होता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। और इस तरीके के जो दो पृष्ठ होते हैं इसको कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ, क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश आके इस पृष्ठ से गिरेगा और इस पृष्ठ से निकलेगा, या इधर से गिरेगा इधर से निकलेगा। तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इन्हीं पृष्ठों के द्वारा होता है। ये जो सामने आपका पृष्ठ होता है और एक पीछे जो पृष्ठ होता है इसको कहते हैं मुख्य परिच्छेद। और जो आपका ये आधार होता है ना, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। आप इन सब के बारे में क्लास 10 में पढ़ चुके हो। तो आज हमें देखना है इस प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर भी क्या देखो, तो ये आपका पृष्ठ कैसा है, तो समतल पृष्ठ है कि गोलीय पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। तो समतल पृष्ठों के द्वारा जो हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं उसमें आपका ये लास्ट हेडिंग है। इसके बाद अब आपका गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन स्टार्ट होगा। तो वही हमें देखना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखो क्या होता है प्रिज्म के द्वारा। मान लो कि ये आपका एक प्रिज्म है ना, और इसका मुख्य परिच्छेद क्या है, ए बी सी। ये मुख्य परिच्छेद का मतलब, अब ये प्रिज्म को आप कैसे देख रहे हो, सामने से ना। आपका ये जो प्रिज्म है जो सामने से, आपको जब सामने से देखोगे ऐसा त्रिभुज का दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो आपको दिख रहा है। और यहाँ पर ये ए बी क्या है, ये जो इस साइड का ये ऐसे तिरछा होता है सतह, अपवर्तक पृष्ठ जिसे कहते हैं। और ये दूसरा अपवर्तक पृष्ठ आपका है AC। और ये नीचे आपका जो बेस है वो पूरा बेस ना, इसके अंदर ऐसे पूरा बेस गया हुआ है। बात समझ आ रहा है, ठीक। मान लो कोई एक प्रकाश किरण है PQ, जो कि इस प्रिज्म पे आके आपतित हुई, PQ। अब आपको पता है यहाँ पर आप अभिलंब खींच सकते हो, ये आपका Q है। अभिलंब खींचने के लिए इस पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा होगा यही अभिलंब होगा। तो प्रकाश किरण को ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन प्रकाश विरल से सघन, क्योंकि कांच अंदर सघन माध्यम में, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा तो ये ऐसे सीधे ना निकल के कुछ क्या होगा, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है। फिर अब यहां से जब बाहर जाएगा तो फिर आपको अभिलंब देखना पड़ेगा। तो इस पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाते हुए आप एक रेखा खींचोगे, यही अभिलंब का काम करेगा। अब ये प्रकाश किरण ऐसे सीधा निकलना चाहिए, लेकिन ऐसे निकलेगा नहीं ना, ये अभिलंब से दूर हटेगा। तो मान लेते हैं कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो ये PQ, मान लो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं क्या, R, और ये आपका जो किरण है इसे हम क्या बोल देते हैं, S। ठीक है। तो अब ये दो किरणें जो आपतित किरण है, इसको कहेंगे आपतित किरण, इसको कहेंगे अपवर्तित किरण, और इसे कहेंगे निर्गत किरण। फाइनली जो किरण निकला है इसे हम क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। यहां पर जो कोण होगा, क्योंकि आपतन कोण है, इस आपतन कोण को मैं बोल दे रहा हूं I। और यहां पर अब ये अभिलंब है ना, और ये अपवर्तित किरण है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा इसे मैं बोल दे रहा हूं R। इस कोण को मैं बोल दे रहा हूं R', क्योंकि ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच दूसरे सतह के लिए कोण है। और ये निर्गत किरण और अभिलंब, इनके बीच ये जो कोण बना, इस कोण को मैं बोल दे रहा हूं I'। इसे बोलेंगे निर्गत कोण, क्योंकि ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है ना, तो इसे निर्गत कोण भी हम बोल सकते हैं। या इस पृष्ठ AC के लिए आपतन कोण हो गया और ये अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है। चलो ये किरण मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो आपको बनाने के लिए था कि यह प्रकाश ऐसे सीधा निकलना चाहिए ना, लेकिन निकलेगा नहीं। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो किरण है PQ आपतित किरण है, और ये किरण क्या है,
आर एस, अगर आप इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाओगे, इन दोनों किरणों के पीछे बढ़ाओगे तो क्या आपको यहाँ पर ये कुछ कोण बनता दिखा कि नहीं दिखा, और इस कोण को कहते हैं विचलन कोण और दर्शाते हैं किससे, डेल्टा से। वास्तव में देखो सही बात है कि प्रकाश ऐसे जा रहा था और प्रकाश वास्तव में ऐसे निकला, तो प्रकाश ऐसे जाना था और निकला इतना, तो विचलित कितना हुआ, ये इतना विचलित हुआ कि नहीं विचलित हुआ, तो इसीलिए इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो आपका यही है प्रकाश के लिए अपवर्तन ना। तो इसके बारे में आपको लिखना होगा तो लिख लो। माना एक प्रिज्म जिसका मुख्य परिच्छेद, जिसका मुख्य परिच्छेद ए बी सी है, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी के बिंदु Q पर एक प्रकाश किरण PQ आपतित होती है, आपतित होती है। और इस अभिलंब को हम बोल दे रहे हैं क्या, M डैश, और इस अभिलंब को बोल दे रहे हैं N डैश ना। या एक काम करो आप, ये दो लेटर हम यहां पर नहीं करते, इन अभिलंब को अगर आप पीछे बढ़ाओगे तो ये किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे। इस बिंदु को मैं बोल दे रहा हूं कितना, PQRS हुआ है, चलो इसे हम बोल दे रहे हैं T, ठीक है। PQ आपतित होती है जो कि प्रिज्म में प्रवेश करने पर अभिलंब MT की तरफ झुक जाती है ना। देखो इसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये सीधा ना निकल के क्या हुआ, इसके तरफ थोड़ा झुका है कि नहीं झुका है, MT की तरफ झुक जाती है। अब यह किरण QR, यह किरण QR प्रिज्म के दूसरे अपवर्तक पृष्ठ AC के AC पर बिंदु R पर आपतित होती है। आपतित होती है, और जब यहां पर ये आके आपतित हुई तो ये सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन जब ये बाहर निकली तो अविलंब TN से दूर हट गई ना, R पर आपतित होती है, जो कि प्रिज्म से बाहर निकलने पर अभिलंब NT से दूर हटते हुए RS दिशा में निर्गत हो जाती है। निर्गत हो जाती, ठीक है। तो यही आपका प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन के लिए। चलो पैरा चेंज करके लिखो, आपतित किरण
पी क्यू तथा निर्गत किरण का क्या नाम है, आर एस, को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को मान लो इस बिंदु को मैं नाम दे रहा हूं पी क्यू आर एस टी, चलो यू बोल दो, ठीक है। यू, एक दूसरे को पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को बिंदु यू पर काटती है। इन किरणों के बीच बने कोण को बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। और इसे किस लेटर से दर्शाते हैं, डेल्टा, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। बनाओ फिगर। तो यहां तक हो गया होगा। अब यहां पर ये जो कोड है, इन कोड को हम क्या कहते हैं, ये जो कोड बना है आई, ये आपका पी था ना, तो यहां कोड पी क्यू एम, कोड पी क्यू एम, ये आपका क्या है, आई, और ये आपका क्या है, आपतन कोड, ठीक। आर क्या है, यानी कौन सा कोड, टी क्यू आर, कोड टी क्यू आर, ये आर से प्रदर्शित किए हैं, और ये आपका क्या है, अपवर्तन कोड ना। और ये जो कोड है यानी टी आर क्यू, कोड टी आर क्यू, इसे हम आर डैश से निरूपित किए हैं, आर डैश से, और ये आर डैश है क्या, दूसरे पृष्ठ के लिए आपतन कोण ना, दूसरे पृष्ठ, या आप ऐसे बोल सकते हो पृष्ठ एसी पर आपतन कोण। और ये जो कोण है यानी एन आर एस, कोण एन आर एस, इसे हम दर्शाएं किससे हैं, आई डैश से, और ये है क्या, निर्गत कोण, आप इसे बोल सकते हो, सिंपल ना, ये आपका क्या है, निर्गत कोण। और डेल्टा तो आप समझ ही रहे हो, ये आपका कौन सा कोण है, विचलन कोण, ठीक है। यहां पर आप एक बात याद रखना, जैसे आप ये आपतन कोण है, जब आपतन कोण का मान आप बढ़ाते जाओगे तो विचलन कोण का मान घटता जाएगा, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि अब उसके बाद आपतन कोण को बढ़ाओगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा, बढ़ने लगेगा फिर से। यानी एक ऐसी, क्योंकि जब ये घटते 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 एक स्थिति आएगी जब सबसे कम होगी, उसके बाद आपतन कोण बढ़ा तो ये फिर से बढ़ने लगा, तो यानी एक ऐसी आपको स्थिति मिलेगी कि जिस स्थिति पर विचलन कोण का मान क्या हो, सबसे कम हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे विचलन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनतम विचलन कोण। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से सुनना, यदि आप आपतन कोण के मान को बढ़ाओगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा, घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। आप आपतन कोण बढ़ाते जाओगे विचलन कोण घटता जाएगा, आपतन कोण और बढ़ाओगे विचलन कोण और घटेगा। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि अब उसके बाद आपतन कोण को बढ़ाओगे तो विचलन कोण का मान क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो ये जो स्थिति है जिसपे विचलन कोण सबसे कम हुआ है, ऐसे विचलन कोण को हम क्या बोलेंगे, न्यूनतम विचलन कोण ना। तो आप यहां पर लिखना पैरा चेंज करके कि यदि आपतन कोण के मान को बढ़ाया जाए
मान को बढ़ाया जाए तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। और एक विशेष स्थिति पे पहुंचने के बाद और एक विशेष आपतन कोण के बाद यह मान कोष्ठक में विचलन कोण बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर से पैरा चेंज करना और लिखना कि एक विशेष आपतन कोण पर विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है। इस विचलन कोण को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण, और इसे हम केवल डेल्टा नहीं दर्शाएंगे, डेल्टा एम से दर्शाएंगे ना। डेल्टा एम का मतलब मिनिमम, मिनिमम मतलब सबसे कम, और डेल्टा मतलब विचलन कोण होता है, विचलन कोण कहते हैं। ठीक है, और विचलन कोण की स्थिति में आने के बाद आपका क्या होता है, विचलन कोण की स्थिति में, विचलन कोण की स्थिति में ये जो आई है ये आई डैश के बराबर हो जाता है, और ये जो आर है ये आर डैश के बराबर होता है। यानी विचलन कोण की स्थिति में एंगल आई ये बराबर होता है एंगल, और एंगल आर ये बराबर होता है एंगल आर डैश के। ठीक है, और अभी हमने तो ये जो आपका अपवर्तित किरण था क्यू आर, इसको देखो बेस बीसी के एकदम पैरेलल बनाया है, समांतर बनाया है। वास्तव में ये हमेशा समांतर ही जरूरी नहीं है, लेकिन जब विचलन कोण एक न्यूनतम होगा उस स्थिति में जरूर इसके क्या होगा, समांतर होगा। यानी दूसरा पॉइंट भी आप लिख सकते हो इसमें कि विचलन कोण की, सॉरी यहाँ पर आप लिख लें न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति में जो अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण को मैं क्या नाम दिया हूं, क्यू आर, ये पैरेलल हो जाता है किसके, आधार, प्रिज्म का जो आधार है बीसी। ठीक है, तो आप ये बात याद रखना। और इसके लिए एक ग्राफ है, आप ग्राफ ये देख सकते हो, विचलन कोण और आपतन कोण के बीच में। अगर इस एक्सिस पे मैं आपतन कोण आई को दर्शाऊं और इस एक्सिस पे मैं विचलन कोण डेल्टा को दर्शाऊं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये वैल्यू स्टार्ट करते मैं 34, 36, 38, 40, 42, फिर ये 44, 46 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। और ये मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ध्यान से देखना, इसका ग्राफ आपको कुछ लगभग ये आपको 40 से 50 के बीच में कुछ ये वैल्यू मिलता है, और ये उस केस में लगभग 38 के पास पहुंचता है ना। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ग्राफ में क्या है थोड़ा देखना, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने का मतलब क्या है, आगे बढ़ रहे हो तो आई का वैल्यू बढ़ रहा होगा,
लेकिन जैसे हम ग्राफ पे आगे बढ़ रहे हैं तो डेल्टा का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी जब आई का वैल्यू आप बढ़ा रहे हो, आई है क्या, आपतन कोण, जब आपतन कोण आपका बढ़ रहा है तो डेल्टा का वैल्यू यानी विचलन कोण आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आई बढ़ते गया क्योंकि आई इधर चल रहा है ना, आई का वैल्यू बढ़ रहा है और साथ साथ डेल्टा का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति यहाँ पर देखो आई, अब इतने से ज्यादा आपने आई बढ़ाया तो डेल्टा भी क्या हुआ, बढ़ने लगा। इसी कोण को हम क्या कहते हैं, ये इस स्थिति में आपको जो विचलन कोण मिला यही आपका है डेल्टा एम, यानी न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, और इस स्थिति में पहुंचने के बाद यही आपका है आई डैश के बराबर हो जाता है और आर डैश के बराबर होता है। तो आप ये ग्राफ भी बना सकते हो आई और डेल्टा के बीच में, यानी आप लिख सकते हो क्या, ये किसके बीच में ग्राफ है, आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ, आपतन कोण आई तथा विचलन कोण डेल्टा के बीच ग्राफ। उसके नीचे आप बना लो इसी को। तो आपका यहां तक ये फिगर हो गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। आपका जो प्रिज्म के अपवर्तन के लिए आपने फिगर बनाया है उसी पे आपका एक डेरिवेशन है। तो आपका अगला हेडिंग होगा प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। तो हेडिंग डालिए प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या होता है पता है ना, आपको बताया था ये जो प्रिज्म होता है तो प्रिज्म का ये दो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं ऐसे, तो इन दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच में जो कोण बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण। तो प्रिज्म कोण अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। तो अभी इसके पहले जस्ट आपने फिगर बनाया था, आपका ये क्या था, ए बी सी, ये प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, सामने का भाग बताया ना कि जब प्रिज्म होता है तो आपको जो सामने से त्रिभुज जैसा दिखता है वही मैंने ये बनाया। इसका ये अपवर्तक पृष्ठ है ए बी, इस पे एक प्रकाश आके गिरा था, कौन सा, पी क्यू। यहां पर आपने क्या खींचा था, एक अविलंब। तो ये प्रकाश किरण ऐसे वास्तव में सीधा निकलना चाहिए लेकिन वैसे सीधा निकलता नहीं है, ये क्या होता है थोड़ा अविलंब की तरफ झुक जाता है ना, ये अविलंब से थोड़ा झुका। अब फिर ये जब मान लो पी क्यू, आपने इसे क्या बोला है क्यू, ये बिंदु को आपने क्या बोला है आर, तो यहां पर भी आप एक अविलंब खींचोगे तो अब ये प्रकाश किरण ऐसे सीधा ना निकल के थोड़ा अविलंब से क्या होता है दूर हट जाता है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या बोला था एम एन, और ये अविलंब एक दूसरे को जहां काटे थे उसे मैंने बोला था टी। और ये जो आपतित किरण है और ये जो निर्गत किरण है, आपने जब इनको पीछे बढ़ाया था तो ये एक दूसरे को कहाँ काटे थे, यू पे, और यहां पर जो कोण बना था इसी को मैंने बोला था विचलन कोण डेल्टा। ये आपका फिगर। अब ध्यान से थोड़ा देखना, पहले ये कोण को आपने क्या बोला था आई, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बना था इसको आपने क्या बोला था आर। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच ये जो कोण बना था दूसरे पृष्ठ के लिए उसको आपने क्या बोला था आर डैश, और यहां पर अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बना था इसको आपने क्या बोला था आई डैश। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा हम इन फिगर के बारे में लिख लेते हैं कि माना ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। अब हम सब किरणों के बारे में नहीं लिखेंगे कि ये किरण आपतित हुआ फिर ऐसे निकला फिर ऐसे निकला, आप ये सब पूरा पीछे लिख चुके हो ना, तो हम केवल सीधा लिख देते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन चित्रानुसार होता है।
चित्रानुसार होता, ठीक है। अब डेरिवेशन आपका यहां से मेन स्टार्ट होता है। अब ध्यान से देखना, आप इस कोण को कितना लिख सकते हो, ये कोण, क्योंकि आपको पता है अभी कल बात हुआ है कि जब दो रेखा एक दूसरे को काटते हैं तो ये जो सामने सामने कोण बनते हैं इसको हम क्या कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण सदैव क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अगर ध्यान से देखा, यहां पर आपको दो रेखा देखना है, एक रेखा ये सीधी और एक रेखा ये सीधी। अगर यहां पर ये कोण आई है तो क्या ये पूरा इतना कोण आई होगा कि नहीं होगा, ये पूरा कोण आई होगा। तो हमें केवल इतना कोण चाहिए ना, हाँ। अगर ये पूरा कोण आई है और इतना कोण आ रहा है तो इतना कोण इस पूरे में से इतना घटा दो तो यही बचा कि नहीं बचा, तो ये इतना कोण कितना आ जाएगा, I माइनस आर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये कोण आपका I माइनस आर हुआ। सेम वैसे अगर ये पूरा कोण I डैश है तो इतना पूरा कोण I डैश होगा, और अगर इसमें से हम R डैश घटा दे तो ये जो आपका कोण बचा ये आपका क्या हो जाएगा, I डैश माइनस R डैश। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब ध्यान से देखो, या आप याद रखना हम इन कोण को बाहर लिख दें क्योंकि भी फिगर में दिख नहीं रहा होगा ना। तो यहां पर जो कोण एंगल U, या हम लिख देते हैं सब कुछ एंगल, चित्र से क्या कौन कौन सा एंगल, एम क्यू पी, एंगल एम क्यू पी ये किसके बराबर है, आई के, ये आई के बराबर है। और ये एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर ये किसके बराबर है, आर के बराबर है। ये जो ऊपर वाला एंगल है यानी यू क्यू आर, एंगल यू क्यू आर ये आपका आई माइनस आर के बराबर है, ठीक है। तो ये आपका आई माइनस आर हो गया। अब इस एंगल को मैं क्या लिख रहा हूं, पहले इस एंगल को लिखो, ये एंगल एन आर एस, एंगल एन आर एस ये किसके बराबर है, आई डैश के। ये एंगल टी आर क्यू लिख सकते हो इसे, एंगल टी आर क्यू ये किसके बराबर है, आर डैश के। और ये जो ऊपर वाला एंगल है, ऊपर वाले एंगल को क्या नाम दे, यू आर क्यू, एंगल यू आर क्यू ये किसके बराबर होगा, आई डैश माइनस आर डैश। बात समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ये एंगल। अब ध्यान से देखना, त्रिभुज के कुछ जानकारी आपको होंगी। कोई यदि त्रिभुज है, अगर आप त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा देते हो तो बढ़ाई गई भुजा और उसके साथ जो दूसरी भुजा आएगी, इस कोण को हम लोग बहिष कोण बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। और जो बहिष कोण होता है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या आप अगर इस त्रिभुज में देखो यू क्यू आर, तो ये बहिष कोण हुआ कि नहीं हुआ, तो ये बहिष कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी ये कोण प्लस ये कोण के बराबर होगा। तो क्या लिखोगे, चूंकि डेल्टा ये किसके बराबर होगा, या आप किस त्रिभुज में बात करें वो भी लिख दोगे बहुत अच्छा रहेगा, यू क्यू आर, त्रिभुज यू क्यू आर में क्या डेल्टा बहिष कोण है ना, ये किसके बराबर होगा, यू क्यू आर, एंगल यू क्यू आर प्लस ये एंगल यानी यू आर क्यू, एंगल यू आर क्यू। और क्यों बराबर होगा, हम रीजन यहां पर लिख देते हैं, बहिष कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के, अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो बताओ दिस इंप्लाइज डेल्टा बराबर आप क्या लिख सकते हो, एंगल यू क्यू आर है कितना, यू क्यू आर आपका कितना है, आई माइनस आर, और यू आर क्यू आपका कितना है, आई डैश माइनस आर डैश। हम इसे थोड़ा अपने आसानी के लिए आई और आई डैश को एक जगह लिख लेते हैं, आई प्लस आई डैश, और इन दोनों से माइनस कॉमन ले ले। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से क्या बचेगा, आर, और यहां से क्या बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन है तो प्लस आर डैश। इसे आप मान लो कोई समीकरण एक मान के हम छोड़ देते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है ना, आगे चले।
अब ध्यान से देखो, आपको ये पता है, आप ये चतुर्भुज देखो ए क्यू टी आर, चतुर्भुज ए क्यू टी आर में क्या ये कोण 90 अंश है कि नहीं है? क्यों 90 अंश है? क्योंकि ये अभिलंब है। अरे इस पृष्ठ पर ये अभिलंब है ना, अभिलंब होने का मतलब पृष्ठ के साथ इधर से भी 90 अंश का कोण बनाएगा, इधर से भी 90 अंश का कोण बनाएगा। ध्यान देखना, मैं बाहर बना रहा हूं इस फिगर को, ये आपका है ए बी और यही तो आपका है अभिलंब। तो अगर ये अभिलंब है तो पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो यानी ये कोण कितना हो जाएगा, ये पूरा कोण अभिलंब पृष्ठ के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा। सेम ये भी तो अभिलंब है, अरे एनटी भी तो ये दूसरे पृष्ठ पर अभिलंब है, तो ये दूसरा पृष्ठ है, इस पे अभिलंब आपका ये है, तो क्या ये कोण भी तो 90 अंश होगा? तो ये कोण भी कितना हो गया पूरा कोण? तो अगर एक चतुर्भुज में एक कोण 90 एक कोण 90, तो 90 90 180 हो गया। तो बाकी क्योंकि एक चतुर्भुज में कुल मिला के 360 अंश के कोण बनते कि नहीं बनते, तो जब दो कोण मिलके 180 हो गया तो ये दोनों कोण भी मिलके कितने हो जाएंगे 180, तभी 180 और 180 मिलके 360 होगा कि नहीं होगा? तो हम बता रहे हैं कि चतुर्भुज ए क्यू टी आर में ये कोण 90 अंश है। कौन सा कोण? एंगल ए क्यू टी, एंगल ए क्यू टी ये 90 अंश है एंड ये भी एंगल 90 अंश है, यानी ए आर टी, एंगल ए आर टी ये भी कितने के बराबर है? तो अगर ये 90 ये 90 90 90 180 कंप्लीट 360 बनता है, तो बच्चे दोनों भी 180 होंगे, तभी 180 180 मिलके 360 होंगे। यानी ये दोनों एंगल कौन कौन से एंगल? एंगल बी ए सी ना, एंगल बी ए सी प्लस ये एंगल क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर ये मिलके कितने हो जाएंगे 180। समझ में आ रहा है ना क्यों 180 लिखा? ठीक है। अब आप इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक। अब आप इस त्रिभुज में देखो, किस त्रिभुज में? क्यू आर टी में, त्रिभुज क्यू आर टी में एक त्रिभुज में कुल मिलाकर कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का कोण बनता है। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल मिलकर 180 अंश होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा एक चीज देखो, ये जो बी ए सी है, क्योंकि आपको ये पता होगा जो प्रिज्म का कोण होता है, ध्यान से देखना थोड़ा एक बात, ये आपका प्रिज्म है, जो यही तो दोनों फलक है, आपको जो बता रहा हूं कि ये दोनों फलक के बीच जो कोण बनता है उसी को आप प्रिज्म कोण कहते हो। तो ये दोनों फलक आपकी यही है ना, अपवर्तक पृष्ठ से बोलते हैं, इनके बीच जो कोण बनता है इसी को आप प्रिज्म कोण कहते हो। और प्रिज्म कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो आप इसे चाहे पूरा बी ए सी लिखो या केवल आप एंगल ए भी लिख सकते हो। तो हम यहाँ पर जो पूरा बी ए सी लिखे हैं, यहाँ पर हम केवल लिख देते हैं क्या? एंगल ए। ठीक है, आओ तो इस त्रिभुज में बताओ, त्रिभुज क्यू आर टी में क्या होगा? ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण मिलकर 180 अंश होगा। पहले कोण का नाम बोल दो, इस कोण को क्या बोलोगे? आर क्यू टी, एंगल आर क्यू टी। इस कोण को क्या बोलोगे? क्यू आर टी, एंगल क्यू आर टी। और ये कोण आपका क्या है? क्यू टी आर, एंगल क्यू टी आर। ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा? 180 अंश। आर क्यू टी को आपने क्या लिखा है? आर। क्यू आर टी को आपने क्या लिखा है? आर डैश। और ये आपका प्लस क्यू टी आर है ही, ये बराबर क्या हुआ? 180 अंश। मान लो समीकरण नंबर, सॉरी इसे समीकरण क्या मान सकते हो? 3। तो क्या बताओ, ये भी 180 अंश है। अरे इस समीकरण का राइट साइड 180 अंश और इस समीकरण का भी राइट साइड 180 अंश है। तो दोनों समीकरण का अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा कि नहीं बराबर होगा? आप लिख सकते हो किससे? समीकरण 2 और 3 से। क्या इसका राइट साइड कितना है? ए प्लस एंगल क्यू टी आर, ये बराबर हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड, सॉरी ये लेफ्ट साइड है ना, और इसका लेफ्ट साइड आपका क्या है? आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू टी आर। क्या क्यू टी आर से कैंसिल हो गया कि नहीं कैंसिल हो गया? कैंसिल हो गया ना। तो हम इसके यहां पर मिटाते हैं, फिर इसके आगे लिखते हैं। ठीक है, आपका यहां तक हो गया होगा, फिगर भी आप बना चुके होंगे। आप देखो, मैं ये जो तीनों एंगल को यहां पर बाहर लिखा हूं, आपको ये बाहर लिखने का कोई काम नहीं है। मैं ये फिगर में थोड़ा
अच्छा नहीं दिखता, लेटर छोटे छोटे हो जाते, इसलिए इन एंगल को समझने के लिए मैं बाहर लिख रहा। आप थोड़ा फिगर बड़ा बनाना, तो आप उस फिगर में ही इस एंगल को दर्शाते हो। आई आर, आई डैश आर डैश को दर्शाई हो, बस ये आई माइनस आर आर को और आई डैश माइनस आर डैश को भी आपको दर्शाना है, तो आप बस उस फिगर में ही इस एंगल को दर्शा लेना। तो चलो, तो यहाँ पर आपको अब मिटाते हैं। तो बताओ आपको यहां से क्या मिला, a बराबर r प्लस आर डैश, इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको ये पता है क्या, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्योंकि आपको न्यूनतम विचलन चाहिए ना, न्यूनतम विचलन का केस, तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, या एक काम आप पहले इतना लिख लो करो, ये जो r प्लस आर डैश का मान आपको मिला है, क्या r प्लस आर डैश का मान ले जाके यहां पर रख सकते हो कि नहीं रख सकते हो? बोलो, r प्लस आर डैश का मान ले जाके यहां पर रख सकते हो ना? तो अगर r प्लस आर डैश का मान ले जाके यहां पर रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कौन सा समीकरण 1 और ये कौन सा समीकरण है 4, तो समीकरण 1 और 4 से क्या, डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, ए, इसे आप मान लो समीकरण नंबर 5। अब ध्यान से देखो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, क्योंकि आपको पता है, और अभी इसके पहले आप लिखो न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या, आई किसके बराबर हो जाता है, आई डैश के, और आर किसके बराबर हो जाता है, और वहां पर जो विचलन कोण डेल्टा होता है हम इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा एम ना, विचलन कोण के डेल्टा एम से लिखते हैं। तो अब ये सब आपके कितने, क्योंकि हमें क्या है, आई का मान चाहिए और आर का मान चाहिए ना, क्योंकि अपवर्तनांक का फार्मूला n बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर, तो हमें आई और आर का मान चाहिए। आई और आर का मान कैसे मिलेगा, यहां से समीकरण 4 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 4 से a बराबर आर प्लस आर डैश है ना, अरे r प्लस आर डैश है और r डैश दोनों बराबर होगा, तो क्या आप इसे r प्लस आर डैश की जगह भी r लिख सकते हो, तो a बराबर क्या आ जाएगा 2r, r और r मिलकर 2r होगा ना, तो यहां से आप लिख सकते हो r बराबर कितना, a/2, ये दो गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, तो r का वैल्यू तो आपको मिला। अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, i का वैल्यू, तो i का वैल्यू आपके देखो यहां पर आप रख सकते हो, अरे आई की जगह आई डैश रख दो, आई डैश की जगह आई रख दोगे तो यहां से पक्षांतर करके आई की वैल्यू आप बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, यानी किस समीकरण से, तो ये मिटाते हैं हम, समीकरण कितने से 5 से क्या लिख सकते हो, डेल्टा बराबर, और डेल्टा की जगह हम क्या लिखेंगे, डेल्टा एम, ठीक है, और विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण, क्योंकि हम लोग न्यूनतम विचलन कोण या अल्पतम विचलन कोण की ही स्थिति लेके चल रहे हैं ना, ठीक है, तो डेल्टा बराबर डेल्टा एम आई प्लस आई डैश, और आई डैश किसके बराबर है, आई के बराबर है माइनस ए, तो क्या डेल्टा एम बराबर ये 2i माइनस ए हुआ, और आप क्या लिख सकते हो, माइनस इधर आके प्लस ए हो जाएगा, तो डेल्टा एम प्लस ए बराबर कितना 2i, और यहां से आप i बराबर बता सकते हो, ये जो दो गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, यानी डेल्टा एम प्लस a/2। समझ में आ रहा है बात ये, तो ये आपका क्या हो गया, i मिला r मिला, बस। तो चूंकि आप जानते हो n बराबर क्या होता है, साइन आई अपान साइन r, तो यहां से आप n बराबर, दिस इंप्लाइज दैट n बराबर क्या हुआ, साइन आई, और i का वैल्यू मिला कितना, डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन, या हम चलो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इधर लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज दैट n बराबर साइन आई का वैल्यू कितना हुआ, डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन r, साइन r का वैल्यू कितना मिला, r का वैल्यू a/2 अपान a/2, ये आपका क्या हो गया फार्मूला है, याद रखोगे, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपको ये फार्मूला मिलेगा, ठीक है। n क्या है, अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक है, प्रिज्म का, किसका अपवर्तनांक है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक किसके बराबर होगा, साइन डेल्टा एम प्लस a/2 अपान साइन a/2,
ए क्या है? प्रिज्म कोण। ए आपका प्रिज्म कोण है ना, और डेल्टा एम क्या है? न्यूनतम विचलन। यही तो आपका हेडिंग था, न्यूनतम विचलन, प्रिज्म कोण तथा अपवर्तनांक के बीच संबंध। एक चीज और जानना, यदि आपका ये प्रिज्म बहुत पतला हो ना, अब हम फिगर मिटा देते हैं। अगर प्रिज्म बहुत पतला होगा तो क्या ये सभी एंगल डेल्टा एम और ए, ये सभी एंगल बहुत छोटे छोटे होंगे? अरे अगर जितना आप पतला प्रिज्म लेते जाओगे उतना ये कोण आपका क्या होगा? प्रिज्म कोण कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। तो एक पतले प्रिज्म के लिए एक अलग फार्मूला आता है, इसे भी आप देख लो। पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या, ये सभी एंगल्स बहुत छोटे होंगे, बहुत कम होंगे। ए डेल्टा एम अर्थात प्रिज्म कोण, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? बहुत बहुत छोटा होगा ना, या बहुत कम होगा। और ऐसे स्थिति में अभी आपको जस्ट इसके पहले वाले 1-2 लेक्चर पहले बताया गया है कि जब एंगल बहुत कम होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिख देते हैं? थीटा। पता है ये चीज ना? तो अगर साइन इतने को थीटा मान लो तो साइन थीटा को केवल हम इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो अब बताओ, ये फिगर में मिटाता हूं। बहुत कम होगी, दिस इंप्लाइज दैट n बराबर आप क्या लिख सकते हो? तो ये साइन इतने को केवल हम इतना लिख सकते हैं, यानी डेल्टा m प्लस a/2 अपान साइन a/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? केवल a/2। क्या 2 से 2 कैंसिल हुआ? तो बताओ, दिस इंप्लाइज दैट n बराबर क्या आया? डेल्टा m प्लस a अपान a। तो क्या यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? n a बराबर डेल्टा m प्लस a, बोलो, और a को इधर भेज दे तो डेल्टा m बराबर क्या हो जाएगा? n a माइनस a। ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और डेल्टा m बराबर अगर आप a कॉमन ले लो तो यहां से क्या बचेगा? n, यहां से 1 इंटू a। आप ये भी फार्मूला याद रखना, लेकिन ये फार्मूला कब लगाओगे? जब क्वेश्चन में बोला रहेगा प्रिज्म बहुत पतला है, ठीक है? तो पतले प्रिज्म के लिए आप ये फार्मूला लगाओगे और किसी प्रकार के प्रिज्म के लिए आप ये फार्मूला लगाओगे, ठीक है? तो आप ये उतार लो, आपका ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। आप पहले इतना उतारोगे, फिर ये, इसके बाद आप ये उतारोगे, ठीक है? तो आपका ये प्रिज्म तक खत्म हो गया, समतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन खत्म हुआ। अब यहाँ तक हम बस करते, इसके अगले चैप्टर में हम सब गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।